हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। हम लोग पॉलिटी के न्यू लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे थे एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज सब ये हो रही है एंड आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। एंड बीच में मैंने इंडियन सोसाइटी की वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दी थी आपके लिए बिकॉज आपने रिक्वेस्ट किया था एंड उसको काफ़ी अच्छा स्नेह और प्रेम मिला है एंड इसीलिए मैंने उसको कंटिन्यूटी बेसिस पे डालना शुरू किया था। ठीक है। एंड अब चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पीडीएफ तैयार हो चुका है तो हम इसे डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम इसी को खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर ये चैप्टर खत्म हो जाती है उसके बाद मैं आपको इंडियन सोसाइटी की जो वीडियोज है वो रिज्यूम कर दूंगा। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा पॉलिटी लेक्चर सीरीज तो चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ जो इंडियन सोसाइटी की लेक्चर सीरीज है वो भी कवर होती चली जाएंगी। तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी आपको मदद मिलेगा। ठीक है। आपका जो बर्डन है वो कम होगा। और मैंने आपको बताया था इंडियन सोसाइटी की लेक्चर सीरीज या फिर इथिक्स की लेक्चर सीरीज वो सब आपको यूट्यूब पे जनरली नहीं मिलते हैं। ठीक है। ये सब आपको पेड कोर्सेज में देखने को मिलती है, लेकिन मैं आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मैं इंडियन सोसाइटी की वीडियोज डाल रहा हूँ। आप देख सकते हो रेगुलर बेसिस पे मैं डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने अगर बोला तो वीडियो नहीं पब्लिश करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। बिकॉज आपसे अगर मैंने वादा किया है तो डेफिनेटली उसे निभाना भी है। तो इस प्रिंसिपल को मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ और आपको परेशानी ना हो, आपको टाइमली वीडियो मिलती रहे, इसका मैं अत्यंत प्रयास करता हूँ। तो बीच में मैंने पॉलिटी लेक्चर सीरीज को रोका था बिकॉज पीडीएफ बनाने थे एंड अब चूंकि पीडीएफ बन चुके हैं तो इसकी शुरुआत मैं बिल्कुल करने वाला हूँ और काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको एंड एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई भी सेल्फ डाउट नहीं रहेंगी एंड इवन व्हाट अगर आप मेरे इस पीडीएफ को भी पढ़ लेते हो तो आपको दोबारा एम लक्ष्मीकांत पर विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। बिकॉज जो मैं आपको बताने वाला हूँ टू द पॉइंट होगा एंड इट विल बी वेरी रेलिवेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्पज एज वेल एज आपके जो स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है उसमें भी ये कवर होगा। और अगर हम बात करें, क्योंकि जब भी मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं रेलेवेंस बताऊंगा। तो जब हम बात करें इस टॉपिक के रेलेवेंस की तो मेंस हो या फिर आपका प्रीलिम्स हो, दोनों में इसकी रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा है। क्वेश्चन आई है प्रीवियस ईयर के, जो आपके क्वेश्चन है उसको उठाकर देखो। मैं आपको कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, आपको खुद जाकर देखना है, खुद जाकर एनालिसिस करना है कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि यूपीएससी में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो जो ऑप्शंस होते हैं ना वो काफ़ी डाइवर्स होते हैं। किसी एक टॉपिक का ऑप्शन एक क्वेश्चन में दिया जाता है, किसी दूसरे टॉपिक का ऑप्शन किसी दूसरे क्वेश्चन में डाल दिया जाता है, तो इस प्रकार से मिक्सिंग होती है सो दैट आपका माइंड जो है उस इन्वायरमेंट में काम करे, सोचे। नहीं तो क्या होता है अगर कोई कंसेप्ट इंटरलिंक्ड है और इंटरलिंक्ड बेसिस पे क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उत्तर कर दोगे, जैसे आपका स्टेट पीसीएस सब में होता है डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। लेकिन यूपीएससी में ऑप्शंस और जो टॉपिक होते हैं जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कुछ वेरिएशन कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो ट्रेंडिंग है वो आप देखते होगे अपने प्रीलिम्स पेपर में। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो चलती रहती है। तो रेलेवेंस की बात करें तो अच्छा खासा रेलेवेंस है, प्रेसिडेंट का टॉपिक है। और वैसे भी अभी इसलिए भी आपकी जानना जरूरी है ये टॉपिक क्योंकि ये जो आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हाल फिलहाल में हुआ है जिसमें आपको पता है कि जो एक महिला है वो बेसिकली राष्ट्रपति बनी है, जो कि काफ़ी गर्व की बात है। और इवन वाट यहाँ से आप क्या लेसन सीख सकते हो? लेसन सीखने का मतलब ये है कि जो इंडियन सोसाइटी के टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल, रोल ऑफ इंडियन वुमेन इन आवर इंडियन सोसाइटी, इसी टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपको लिंक करना है। ठीक है। कहीं पर भी अगर यूज कर सकते हो, ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप के टॉपिक में यूज कर सकते हो तो आपको बेझिझक यूज करना है। ठीक है। कि हाईएस्ट ऑथोरिटी जो अभी हमारे देश में है वो है आपकी वोमेन प्रेसिडेंट। ठीक है। और प्रेसिडेंट को आपको भी पता है ना, हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। ठीक है। यानी कि पूरे राष्ट्र का हेड प्रेसिडेंट है जो कि एक महिला है। तो ये भी एक बात याद रखनी है, आपको आंसर राइटिंग में यूज करनी है। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ कुछ ना कुछ रेलेवेंट बातें बताते रहता हूँ सो दैट आपके जो डाउट है रिगार्डिंग आंसर राइटिंग, हाउ टू इंटरलिंक द कंसेप्ट फ्रॉम वेयर टू वेयर, ये सब आपको पता चल जाएंगे। और जैसे जैसे आप हमारे कोर्स के साथ बने रहोगे आपकी ये जो क्लियरिटी है वो और ज़्यादा बनते रहेगी। ठीक है। एंड आज मैंने आपको इंडियन सोसाइटी की लेक्चर सीरीज तो प्रोवाइड की है एंड उसी प्रकार से इस
टॉपिक को ख़त्म करने के बाद मैं उसे रिज्यूम करूँगा। तो आप हमें बताओ कि आपको कैसा लग रहा है हमारे ये इनिशिएटिव। अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड जाहिर सी बात है आपका कॉपरेशन हमारे लिए बेहद अहम होगा। एंड इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अल्टीमेटली फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, जिनको नीड है तो वो भी इसे एक्सेस करें, बिकॉज इतनी सारी फ्री इनिशिएटिव्स बेसिकली जनरली नहीं देखने को मिलती है। बट हमारा एम है कि आप सबों तक ये जो नॉलेज है वो पहुंचे, तो इसीलिए मैंने इसे फ्री इनिशिएटिव के रूप में लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स चलिए हम शुरुआत करेंगे, लेकिन हम एक ओवरव्यू देखेंगे सबसे पहली बात, क्योंकि अभी रिसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है तो वहाँ पर से हमें कुछ ओवरव्यू देखना है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी अभी फिलहाल न्यू प्रेसिडेंट बनी है भारत की 2022 में, वो है आपके द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। एंड इनके बारे में थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए, बिकॉज कहीं पर भी इनके बारे में आप यूज कर सकते हो जहां पर भी आपको रेलेवेंट लगे। तो पहली बात तो ये कि अभी फिलहाल ये 15th एंड करंट प्रेसिडेंट है इंडिया की। एंड 14th कौन थे तो आपको ही पता है, रामनाथ कोविंद जी 14th प्रेसिडेंट थे। एंड हालांकि बीजेपी की ये मेंबर है एंड शी इज द फर्स्ट पर्सन बिलोंगिंग टू द ट्राइबल कम्युनिटी एंड ऑल्सो द सेकेंड वुमेन आफ्टर प्रतिभा पाटिल टू होल्ड ऑफिस। आपको ही पता है ना, सेकेंड में तो चलो द्रौपदी मुर्मू जी आ गई, लेकिन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन था तो वो थी प्रतिभा पाटिल जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ ट्राइबल से रिलेटेड, ट्राइबल एम्पावरमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है मेंस में तो आप यहाँ पर भी नाम कोट कर सकते हो। बाकी अदर डिटेल्स आप देख लो। स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट तो ये भी है कि जो आपका फिलहाल जो करंट प्रेसिडेंट है वो आपकी 15th है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है। तो होप यहाँ से सारे इशू क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं मेन टॉपिक की। तो देखो, जब भी कोई देश है ना, whenever we talk about any nation, तो वहां पर हेड ऑफ द स्टेट होंगे ही होंगे, ठीक है। अब ये जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे या तो आपके रिपब्लिक हो सकते हैं या फिर आपके हेरिडेटरी हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो सकते हैं। ये आपने देखा और हमने आपको बताया भी था। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो एक प्रकार से रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो आम जनता से ही चुने जाते हैं, ठीक है। अनलाइक कि जो यूके है वहाँ पर जो आपके हेड ऑफ द स्टेट है वो बेसिकली हेरिडेटरी होते हैं, किंग या फिर क्वीन या फिर उसके रिलेशंस से ही हेड ऑफ द स्टेट आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें भी आपको वेरिएशन देखने को मिलती है। एक आपका हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा हो गया आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो तो चलो प्रेसिडेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में भी आपका जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो भी आपका प्रेसिडेंट ही होता है। लेकिन जो आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन जो आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो नॉमिनल होते हैं, ठीक है। यानी कि जो रियल पावर होता है वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के हाथों में वेस्टेड होता है, जैसा कि आप इंडिया में देखते हो, ठीक है। इवन व्हाट हमारे संविधान के एक आर्टिकल में लिखा भी है कि जो प्रेसिडेंट है वो वर्क करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ से ये बातें सब्सटेंशिएट हो जाती है, ठीक है। तो होप आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी। तो हमने बताया आपको इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, और कोई भी देश ले लो वहां पर हेड ऑफ द स्टेट होंगे ही होंगे, बिकॉज ये बेसिकली एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी देश के लिए। एंड जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस या फिर आपके लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं देश में, वो बेसिकली इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। और ये हम आगे पढ़ने वाले भी हैं। तो आप बताओ कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर सीरीज। अगर आपको मजा आ रहा है तो जल्दी से आप लाइक बटन दबाओ, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। एंड पॉजिटिविटी स्प्रेड करो।
एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि चूंकि ये एक महत्वपूर्ण पोजीशन पर है, सबसे टॉप लेवल पर पोजीशन है, इसलिए हम इन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एंड एक इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है, इट इज ए पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। और जब हम बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव तो बेसिकली पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है। आपको भी पता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके। उसी प्रकार से पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है। एंड प्रेसिडेंट जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब हम बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की तो इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट ही पार्ट नहीं है, बल्कि along with president we have the vice president, we have the prime minister, we have the council of ministers and attorney general of India as a part of union executive। तो यहाँ से प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बनेंगे कि द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और आपको सभी में टिक मारना है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन से आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं, तो बेसिकली आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है। इनसे रिलेटेड प्रोविजंस इन आर्टिकल में बताई गई है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें आर्टिकल्स दैट डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ प्रेसिडेंट, तो आपका आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है। याद भी हो जाएगा आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए इस प्रकार से आपको याद रखने की जरूरत नहीं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो मैं आपको बताऊंगा, एक उसका सेपरेट वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा और वही आपको याद रखने हैं, वहीं से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। स्टेट पीसीएस में थोड़ा सा ज़्यादा आर्टिकल याद रखने की होती है, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं ना, फैक्चुअल टाइप का होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसमें ज़्यादा रटिफिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पर आपको उतना ओवरलोड नहीं दिया जाता फैक्ट्स का। हालांकि हिस्ट्री में तो जनरली फैक्ट्स ही होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिकॉज वहाँ पर क्या लॉजिक लगाएंगे, वहाँ तो सिंपली आपको फैक्ट पता है तो ठीक है। कुछ एनालिसिस, कुछ बैक अंडरस्टैंडिंग अगर है तो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये बात हमने आपको बताया है, ठीक है। होप आपको ये सारे के सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। एंड मैंने आपको ये भी बताया है और मैंने आपको आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में करवाया भी कि इंडिया में आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, तो जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, या फिर यूँ कह सकते हो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है। एंड वो बेसिकली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो रियल पावर है वो किसके हाथों में वेस्टेड है, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है और मैंने आपको अभी बताया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपका ये देखो आर्टिकल 74, मैंने बताया ना आपको, एक आर्टिकल है जो साफ साफ क्लियर कर देता है। तो आर्टिकल 74 की बात करें तो देख सकते हो देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। और ये बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो एड एंड एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, एंड बेस्ड ऑन दैट प्रेसिडेंट विल एक्सरसाइज हिज फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। ये काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक है। ये जो आर्टिकल 74 एंड 75 है ना, ये काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो कहीं ना कहीं हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को सब्सटेंशिएट करता है। जबकि हम बात करें यूएस में, तो यूएस में आपको पता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहाँ पर नॉमिनल हेड की बात करो, रियल हेड की बात करो, सब प्रेसिडेंट ही है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है। और देख सकते हो आप यहाँ पर आर्टिकल 75 की बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा। ये आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस पर प्रीलिम्स में तो भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं, इस लाइन पर ही क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखना, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 तो अच्छे से याद रखना। इसलिए मैं आपको साथ साथ बताता हूँ व्हाट इज रेलिवेंट फॉर द प्रीलिम्स, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो जहां पर मैं चिल्ला चिल्ला के चीख चीख कर आपको बताता हूँ, वहां पर भी आपको चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर याद रखना है। बस एज सिंपल इज दैट, एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स धाराशाही हो जाएंगे, ठीक है। एंड ये बातें हो गई, साथ ही साथ कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो ये सब मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ सो दैट आपको एक ओवरव्यू मिले और आप आगे जब स्टडी करो प्रेसिडेंट के बारे में तो कोई परेशानी नहीं आए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है वो आपका जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्ट कब किया गया था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है तो ध्यान रखना है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। अच्छे से रट लो, ठीक है। इस दिन हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था एंड उसी दिन से जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है वो एग्जिस्टेंस में आ गई थी, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं कुछ आर्टिकल्स पर डिस्कशन करते हैं। तो देखो आर्टिकल 52 साफ साफ कहता है कि भाई साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनको तो रहना ही है, ठीक है। रहने का मतलब ये है कि चूंकि ये हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी हेड ऑफ द स्टेट का पोजीशन खाली नहीं रह सकता। तो अब आप हमें बताओ वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पर रोल देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि आपको पता है जब प्रेसिडेंट की सीट लेट से वैकेंट हो जाती है या फिर प्रेसिडेंट टेम्पोररी रूप से एब्सेंट होते हैं तो आप हमें बताओ कि कौन बेसिकली उनके सीट पर बैठते हैं या फिर प्रिसाइड करते हैं। तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रेसिडेंट के सीट पर प्रिसाइड करते हैं और वो प्रेसिडेंट के फंक्शन संभालते हैं। होता है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो आप चिंता मत करो, हम वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो आर्टिकल 52 है इट इम्प्लाइज कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है चूंकि ये हेड ऑफ द स्टेट है और नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्टीमेटली द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमेन वैकेंट इवन फॉर ए शॉर्टर पीरियड, दैट वाई वी हैव द कंसेप्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड अल्टीमेटली अगर लेट्स से कि टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ओवर हो गया तो बिफोर द ओवर ऑफ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट उससे पहले इलेक्शन कंडक्ट कर लिए जाते हैं कि भाई साहब कि इससे पहले कि जो आपके प्रेसिडेंट है वो सीट खाली करे उससे पहले नए प्रेसिडेंट का चयन हो जाता है और अल्टीमेटली जिस दिन वो सीट खाली करेंगे और नए प्रेसिडेंट वहां पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार का मैकेनिज्म आपका होता है। तो आपको बस ऑब्जर्व करते रहने हैं, कभी भी आप टीवी देखते हो, डिबेट सुनते हो तो इन सब बारे पर गौर भी करो तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पावर की बात करें तो हालांकि उनको भी पावर दी गई है। लेजिस्लेटिव पावर हम पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर, डिप्लोमेटिक पावर है, मिलिट्री पावर है, बहुत सारे पावर है, जुडिशियल पावर है, ठीक है, वो सब पावर दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंसी है पावर एंजॉय करने में प्रेसिडेंट के लिए वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाती है बिकॉज वी हैव द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अगर प्राइम मिनिस्टर को भी सेम पावर दे दे तो एज वेल एज प्रेसिडेंट को भी सेम पावर देते तो आप समझो कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाएगा। कहीं ना कहीं जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। इसीलिए आप देखते हो कि यहाँ पर अभी हमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो बेसिकली रियल एग्जीक्यूटिव पावर इंजॉय करते हैं। एंड इतना ही नहीं, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय में, और बेसिकली इसी अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है बिकॉज काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ अमेंडमेंट कर दिए गए थे इस एक्ट के माध्यम से, ठीक है। एंड दैट्स वाई इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था, प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। एंड इसके तहत आप देख सकते हो प्रेसिडेंट के पावर को और ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। इसमें साफ साफ कह दिया गया था कि जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड होंगे बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर देंगे प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार बोला गया था। लेकिन हालांकि कुछ ज़्यादा ही प्रेसिडेंट के जो पावर है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। बोला गया कि भाई साहब अगर इतना ज़्यादा पावर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा तो फिर प्रेसिडेंट की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से खतरे में आ जाएगी। दैट्स वाई कुछ ना कुछ पावर तो होना ही चाहिए रिगार्डिंग द पैसेज ऑफ द बिल। तो हाँ, एक प्रोविजन ऐड किया गया जिसको हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। आपको भी पता है ना, जो प्रेसिडेंट है वो वीटो पावर एंजॉय करते हैं, यानी कि जो बिल है पार्लियामेंट से पास होता है तो अल्टीमेटली एसेंट के लिए किन के पास जाता है आप हमें बताओ। हेड ऑफ द स्टेट के पास जाता है। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट को बेसिकली एक पावर दी गई है, वो है आपका सस्पेंसिव वीटो का पावर। एंड इसके तहत क्या होता है कि अगर पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में क्या होता है, वी हैव द लोकसभा, वी हैव द राज्यसभा।
ठीक है। लेट्स से लोकसभा से पास हुआ बिल, राज्यसभा के पास गया, ठीक है। अब राज्यसभा से पास होगा तो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट असेंट के पास जाएगा। तो अब प्रेसिडेंट के पास एक चॉइस होगी, खासकर ऑर्डिनरी बिल को लेकर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में तो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में तो वो भी चॉइस नहीं है प्रेसिडेंट के पास, ऑर्डिनरी बिल में वो चॉइस है। तो प्रेसिडेंट के पास वो बिल गया, अब प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन है कि भाई साहब एसेंट दे दो, या फिर विथहोल्ड कर दो, या फिर क्या करो, रिटर्न कर दो बिल को, और बोलो कि एक बार इस बिल को फिर से आप रिकंसिडर करो पार्लियामेंट साहब। तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट क्या करता है, सस्पेंसिव वीटो के तहत इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास फिर से भेज देगा, और अल्टीमेटली सजेस्ट देगा कि आपको कुछ इसमें अमेंड करने चाहिए, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट ने जो रिकंसिडरेशन एडवाइस दी है, ठीक है, उस पर फुल्ली एग्री हो या फिर उसमें संशोधन करे। तो अगर संशोधन करती तो ठीक है, अगर नहीं भी करे और विदाउट मेकिंग अमेंडमेंट फिर से वो बिल लोकसभा राज्यसभा सबसे पास होता है, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाता है, तो दूसरी बार प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो रिकंसिडर्ड एडवाइस है वो बाइंडिंग हो जाएगा दूसरी बार प्रेसिडेंट के लिए, इसी को कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। तो होप आपको इसके बारे में जानकारी अच्छे से मिल गई होगी, ठीक है। तो सस्पेंसिव वीटो क्या है, हालांकि और भी वीटो पावर है प्रेसिडेंट का, वो भी हम देखेंगे, पॉकेट वीटो है, ठीक है, एंड वी हैव द एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, एंड वी हैव द सस्पेंसिव वीटो। तो सस्पेंसिव वीटो के बारे में हमने डिस्कस किया। तो होप आपको ये सब बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होगी, समझ में आ रही होगी। तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड बात तो है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पता है, आप तो अपने आप पावरफुल हो, बस आपको समझना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, रिवाइज करना है, वो सारा का सारा खेल आपका ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तब बात करते हैं मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, और बहुत सारे व्यक्ति को, स्टूडेंट को समझ नहीं आता है कि आखिरकार इलेक्टोरल मेथड क्या है प्रेसिडेंट का। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ सिस्टम है, जैसे आपका सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये सब कुछ डिस्टर्बेंसेस काज करती है, या फिर इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें जब समझ में नहीं आती ना स्टूडेंट को, तो अल्टीमेटली क्या होता है, सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपको बताया कि क्या कुछ चल रही हैं, क्या कुछ प्रोसेस है, क्या पावर दी गई है, ठीक है। तो इसी को डिस्कस करते करते अच्छा खासा टाइम भी हमारा गया है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको बतानी जरूरी थी, तभी जाके आप समझ पाओगे, तभी जाकर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आपको थकान लग रही है तो आप पानी भी पी सकते हो, ठीक है, कुछ खा लो पी लो, और अल्टीमेटली फिर से आओ, फिर से शुरू लेक्चर सीरीज को पॉज करके। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप जो है पूरा लेक्चर एक ही बार में समाप्त कर लो कि भाई साहब ने आज तो हमने कसम खा लिया है कि नहीं आज हमें लेक्चर खत्म करनी है तभी हम उठेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बीच बीच में ब्रेक लो, एंजॉय करो, और अल्टीमेटली फिर से आओ, फिर से देखो वीडियो लेक्चर सीरीज को, आपको समझ में आएंगे। बिकॉज बीच बीच में ब्रेक तो बनता है। वैसे किसका डायलॉग है, आप हमें बताओ। तो चलो हम मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब एक बात आप हमें बताओ, ये जो अभी रिसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, क्या आप गए थे वोट देने के लिए, ठीक है, या आपके पेरेंट्स गए थे वोट देने के लिए, है ना, कोई नहीं गया था वोट देने के लिए। तो फिर कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, कैसे वो जीत गए। तो सिंपली कहे तो जो आप एमपी एमएलएज को चूज करते हो, ठीक है, वही बेसिकली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपने कोई डायरेक्ट वोट एक्सरसाइज नहीं किया, इसलिए जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। बात समझ में आया, बिकॉज आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो रिप्रेजेंटेटिव को चुना, एमपीज एमएलएज, ठीक है, वो बेसिकली आपके लिए वोटिंग का काम करते हैं, और उन वोटिंग से बेसिकली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चुनाव होता है प्रेसिडेंट का। तो ये आपको बेसिक ओवरव्यू रखनी है, ठीक है। आपको डेली एग्जांपल से लिंक करने हैं कि क्या हम पार्टिसिपेट किए, सिंपल सा बात है, नहीं किए तो इसका मतलब क्या, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो इसका मतलब संविधान खुद कहता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे, ठीक है। अब भाई साहब इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे, ठीक है बात है, लेकिन कैसे। तो बेसिकली उनको इलेक्ट करने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है, लेट्स से उस बॉडी का नाम दे दिया गया है इलेक्टोरल कॉलेज।
जैसे आप अपने क्लास में मॉनिटर चुनते हो, तो आपका क्लासरूम मान के चलो एक इलेक्टोरल कॉलेज हो गया, ठीक है। और अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स है आपके क्लास में वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हो गए, वही वोट देंगे कैंडिडेट को, और फिर आपका बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कोटा वो फिर विनर डिक्लेयर होंगे। तो उसी प्रकार से ये जो आपका इलेक्टोरल कॉलेज है ना मेरे मित्रों, इसमें कौन शामिल है? इसमें बेसिकली एमपीज एंड जो आपके एमएलएज हैं वो शामिल होते हैं। उसको और हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं वो सब भी हम देखेंगे। तो पहली बात तो ये कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से प्रेसिडेंट को चुना जाता है अंडर द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज जो भी वोटर वोट कर रहे हैं उनके जो वैल्यू ऑफ वोट है वो मायने रखते हैं, बिकॉज प्रेफरेंस दिया जाता है वोटर को सेलेक्ट करने का कि आप हमें बताओ कि आप किसको नंबर 1 प्रेफरेंस रखते हो, किसको नंबर 2 प्रेफरेंस रखते हो। उस हिसाब से आपका जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जो ज़्यादा वोट लाएगा, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो इलेक्टोरल कोटा को सरपास करेगा वो बेसिकली विनर कहलाएगा। तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। एंड तो क्या क्या याद रखना है? इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज अंडर द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट, ये सब कीवर्ड है। एंड ऑल दीज कीवर्ड्स आर यूज्ड टू फ्रेम क्वेश्चन फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स। तो इसीलिए मैंने आपको हाईलाइट किया है अच्छे से। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने अच्छे से आपको हाईलाइट किया है, अच्छे से आपको बताया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्होंने 2 प्रिंसिपल्स बताए हैं कि किस प्रकार से जो एमपीज हैं एमएलएज के वोट्स होंगे जो बेसिकली यूज होंगे फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, उसमें यूनिफॉर्मिटी एंड पैरिटी लाई गई है, ठीक है। बिकॉज यूनिफॉर्मिटी एंड पैरिटी नहीं लाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ स्टेट्स को ज़्यादा एक प्रकार से वैल्यू मिल जाएगा फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी एंड पैरिटी जरूर होनी चाहिए, ठीक है, जो दैट स्मॉलर स्टेट भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन करे, लार्जर स्टेट भी अपने अनुसार अच्छा रिप्रेजेंटेशन करे। तो ये बेसिक फंडा होता है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें आपके एमपी और एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये जो एमपी और एमएलए हैं इनके वैल्यू ऑफ वोट निकाले जाएंगे। पहली बात तो ये, तो वैल्यू ऑफ वोट एमएलए का और वैल्यू ऑफ वोट एमपी का अलग होगा, वेरी करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आपके स्टेट हैं, वी हैव द 28 स्टेट एंड 28 स्टेट में आपके एमएलए रिप्रेजेंट हो गए, ठीक है, एमएलए रिप्रेजेंट हो गए, एमएलए रिप्रेजेंट हो गए, एंड हर एक स्टेट के जो एमएलए होंगे और उनके जो वैल्यू ऑफ वोट होंगे वो वेरी करेंगे, ठीक है। बिकॉज ये जो वैल्यू ऑफ वोट है ना एमएलए का, वो कैसे निकलता है, पॉपुलेशन के आधार पर निकलता है। वो हम आपको बताएंगे कि कैसे निकलता है। इसलिए कभी भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ ईच स्टेट इज सेम, तो वो गलत होगा। क्यों? बिकॉज ये जो वैल्यू ऑफ वोट है वो पॉपुलेशन के आधार पर डिपेंड करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर सिक्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने प्रोवाइड किया है कि जो वैल्यू ऑफ वोट होगा ऑफ एन एमएलए ऑफ ईच स्टेट वो किसके प्रोपोर्शन होगा, पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। इसलिए आप देखते हो कि जो आपका यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, इसलिए जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए है वो उस राज्य का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, तो एमपी के वैल्यू ऑफ वोट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। तो वो सारे के सारे फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, टू इंश्योर पैरिटी बिटवीन स्टेट एंड द यूनियन, ठीक है, इट हैज़ बीन लेट डाउन दैट जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स हैं ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एमपी वो इक्वल होगा टू द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए फ्रॉम ऑल स्टेट। क्या भाषण दे रहा है भाई साहब? कोई भाषण नहीं है, आपको सिंपल भाषा में बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर आओ, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इलेक्टोरल कॉलेज होगा, वहाँ पर
जो एमपीज होंगे और एमएलएज होंगे, ठीक है, जो बेसिकली मिलकर प्रेसिडेंट को चुनेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है ना, वोट की तो जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए वैल्यू ऑफ वोट निकाले जाते हैं, एमपी के लिए भी और एमएलए के लिए भी। तो एमएलए के लिए कैसे निकाले जाते हैं, तो देखो, तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगर हम लेट से कि एक स्टेट है, स्टेट का नाम हमने ए लिख दिया, ठीक है, और उस स्टेट में आपका 1 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है, 1 लाख पॉपुलेशन है, और वहाँ पर आपका टोटल 10 SLA सीट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है, ठीक है। तो जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट, जिसकी डिस्कशन में कर रहा हूँ स्टेट ए की, तो वो कैसे निकलेगी, तो भाई साहब टोटल पॉपुलेशन कितना है, 1 लाख, 1 लाख हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, तो यानी कि जो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स, या फिर यूँ कह सकते हो जो सीट है, तो टोटल सीट हमने बताया कि 10 है, और उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या निकल कर आया, 4 जीरो तो इधर कट जाएगा, तो जो वैल्यू ऑफ वोट होगी ईच एमएलए की ऑफ दैट स्टेट, वो 10 होगा। ये एग्जाम्पल के रूप में आप एक्चुअल में निकाल सकते हो, अगर हम बात करें रियल पॉपुलेशन के आधार पर, तो वैसे भी निकाल सकते हो। आप क्या करो, सेंसस 2011, हालांकि आपको ध्यान रखना है, ये जो आपके वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए निकाले जाएंगे, ठीक है, रियल पॉपुलेशन के आधार पर, वो सेंसस 1971 के पॉपुलेशन के आधार पर होगा, 2011 के पॉपुलेशन के आधार पर नहीं, क्योंकि ये बेसिकली डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया था, दैट्स वाई उसी के पॉपुलेशन को लिया जाता है, 1971 के पॉपुलेशन को लिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली लेट्स से कि हमें बिहार का निकालना है, तो बिहार का पॉपुलेशन हम देखेंगे कि 1971 में क्या था, सेंसस अवेलेबल है इजीली, है ना, 1971 का, तो लिख देंगे। और अल्टीमेटली बिहार में जो आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स क्या है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या में जो सदस्य है वो कितनी है, इलेक्टेड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और अल्टीमेटली जो वैल्यू ऑफ वोट निकलेगा ईच एमएलए ऑफ बिहार, वो निकल जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे राज्य की निकालेंगे, तो दूसरे राज्य में पॉपुलेशन दूसरा है, ठीक है, उसी प्रकार से जो वैल्यू ऑफ वोट निकलेगा दूसरे राज्य का एमएलए का, वो वेरी करेगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू ऑफ वोट है ऑफ एन एमएलए, वो तो चलो ठीक है, एक स्टेट के लिए सारे एमएलए का जो वैल्यू होगा वो बराबर अलग होगा, लेकिन दूसरे स्टेट के कंपैरिजन की बात करें तो वो चेंज हो जाएगा जो वैल्यू ऑफ वोट है। होप मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो आप समझ रहे हो, बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक एक डाउट क्यों क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है बस, इसलिए फिर भी मैं आपके डाउट क्लियर कर रहा हूँ। अब चलो ये बातें हो गई। उसी प्रकार से हमें पता है कि टोटल 28 स्टेट्स हैं, एंड 2 आपके यूटीज हैं जहाँ पर लेजिस्लेचर है, कौन है, पुडुचेरी एंड दिल्ली, ठीक है, तो इनको भी काउंट किया जाता है। यहाँ पर आप देखना, हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ये हम देखने वाले, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी वो कैसे निकाले जाएंगे। एमएलए का तो बात हमने समझ लिया, 28 स्टेट्स है, तो 28 स्टेट्स के सारे जो पॉपुलेशन है उसको उनके इलेक्टेड मेंबर के सीट से डिवाइड करते जाओ, ठीक है, और वैल्यू ऑफ वोट निकालते जाओ ईच स्टेट का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे स्टेट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, 5 स्टेट है ना, और सबके हमने वैल्यू ऑफ वोट निकाले, कितना निकला, जैसे फॉर एग्जांपल इसके निकले 30, इसके निकले 20, इसके निकले 15, इसके निकले 30, ऐसे कुछ करके हमने निकाल दिया। तो आप क्या करोगे, अगर हमें एमपी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी निकालना है तो कैसे निकलेगा, टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट, तो जो भी हमने वैल्यूज ऑफ वोट्स निकाले ईच स्टेट के सबको जोड़ दो। जैसे ए के लेट से कि 30 है, बी के 20 है, सी के 15 है, उसी प्रकार से सबको जोड़ दो। तो लेट से कि सबको जोड़ने के बाद आया आपका 100। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है, होप मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आप समझ रहे हो। टोटल लेट से आया 100, ठीक है, 100 नहीं मान के चलो 1000 आ गया, ठीक है। एंड उस प्रकार से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स है पार्लियामेंट में, कौन कितने हैं आप बताओ, 543 है। तब इसको डिवाइड करो, ठीक है, तो ये जो निकलेगा डिवीजन के बाद वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, ठीक है। तो ईच एमपी चाहे वो लोकसभा का हो और राज्यसभा का हो, वो ये वोट पोजेज करेगा, वो ये वैल्यू ऑफ वोट पोजेज करेगा जो मैंने आपको निकाल कर बताया। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है,
लेकिन होप जो मैं समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ वो आप समझ रहे हो। ठीक है, तो ये सब बात हो गई। तो हमने वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए निकाल लिया, हमने वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी निकाल लिया। ठीक है, एंड अगर जो कैंडिडेट है उसको इलेक्टेड होना है, प्रेसिडेंट के रूप में चयनित होना है, तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट लाना पड़ेगा। हम लोग जो कैंडिडेट को चुनते हैं वो किस मेथड से इलेक्ट होते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि भाई साहब एक भी वोट हमसे ज़्यादा ले आया तो वो कैंडिडेट जीत जाएगा। ठीक है, वो कंस्टिट्यूंसी उसकी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है कि भाई साहब जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लाया है वो जीत जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक फिक्स्ड कोटा को अचीव करना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि यूपीएससी का एग्ज़ाम आपको देना है तो आपको मिनिमम 21 ईयर्स होने चाहिए। उसी प्रकार से अगर आपको प्रेसिडेंट के रूप में विन करना है तो आपको इलेक्टोरल कोटा को क्रॉस करना पड़ेगा। एंड इलेक्टोरल कोटा क्या होता है, तो बेसिकली इसको आप सिंपली ये ध्यान रखो, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड। तो जो भी वैलिड वोट पोल किए गए हैं यानी कि दिए गए, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड। और आपको पता है कि इंडिया में एक ही प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस 1 और ऐड होंगे। यहाँ पर आपको इस इमेज में नहीं ऐड किया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, यानी कि एक ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में इलेक्ट होंगे, तो वो यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस 1 और ऐड करो प्लस एक और 1 ऐड करना है आपको क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर कहा जाए तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि इन ऑर्डर टू विन ए कैंडिडेट एज ए प्रेसिडेंट, तो उनके लिए क्या कोटा लाना पड़ेगा, तो मैंने डिस्कस किया था, देख सकते हो। एंड टू विन द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 50% ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड प्लस 1। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 100 वैलिड वोट्स कास्ट किए गए। ठीक है, अब आपको पता है एक ही कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनेगा तो 1, और मैंने आपको बताया था कि एक और 1 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो गया आपका क्या 50। ठीक है, फिर प्लस 1 कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब 50% प्लस 1 लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू विन इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये है आपका कोटा वोट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इमेज में आधा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन आप लक्ष्मीकांत में इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। तो ये आज मैंने आपको ये सब बताया। ठीक है, तो होप आपको ये जो वैल्यू ऑफ वोट है कि कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं एमपीज़ के लिए, एमएलएज के लिए, वो आपको समझ में आया होगा। एंड इलेक्टोरल कोटा कैसे निकाले जाते हैं वो आपको समझ में आया होगा। और ये अच्छे से याद रखना है यहाँ पर कि जब हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिला है। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी कौन शामिल नहीं होते, तो जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे ना उसको हटा दो। नॉमिनेटेड मेंबर में आपका ये जो आपका 12 मेंबर राज्यसभा में चुने जाते हैं, एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेटेड होते हैं, हालांकि अब एंग्लो इंडियन भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सब को आप हटा दो, तो बचे कौन इलेक्टेड मेंबर्स। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो ये आपके शामिल होते हैं। साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये भी शामिल होंगे। लेकिन याद रखना है आपको जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, किसी किसी राज्य में आप देखते हो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, तो उनके सदस्य बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, एंड और कौन पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, बिकॉज यहाँ पर आपका लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो ये बातें हो गई, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। एंड साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 71 साफ साफ कहता है कि लेट से कि कोई भी डाउट या फिर डिस्प्यूट निकल कर आती है रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि हो सकता है कोई डिस्प्यूट आ जाए, कोई डाउट आ जाए है रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सब कुछ इशू आ जाए। ठीक है, तो चाहे आपका डाउट एंड डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो, तो ये किसके द्वारा इंक्वायर या फिर शटल किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ये अच्छे से ध्यान रखना है आपको। एंड सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो फाइनल होगा। एंड इट ऑल्सो स्टेट्स, यानी कि जो आपका आर्टिकल 71 है, इट ऑल्सो स्टेट्स कि नो सच डिस्प्यूट कैन बी रेज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी इन इलेक्टोरल कॉलेज। यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज में हमने आपको बताया कि एमपी एमएलए होते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ एमपी एमएलए एब्सेंट हो सकता है वो वोट नहीं दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या कि
वैकेंसी है तो वो इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ये बातें कही गई है। ठीक है, नो सच डिस्प्यूट कैन बी रेज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी इन इलेक्टोरल कॉलेज, कि अगर कोई एमपी एमएलए एब्सेंट है, वोट नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर नहीं रहेंगे तो फिर इलेक्शन जो है नहीं होगी। तो ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। तो वो जो हमने बताया सिर्फ उसको भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। या फिर यूँ कह सकते हो जो यूपीएससी क्वेश्चन देती है उसमें बझाने का काम करती है, वो यहीं से करती है कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि जो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा है, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो बिल्कुल नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। वैसे भी अब नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा वो खत्म कर दिए गए हैं, जो दो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते थे। ठीक है, मैंने इसलिए ऐड किया है बिकॉज आपको पता हो। और राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं आपको पता है? 12 मेंबर्स। स्पेशलाइजेशन इन आर्ट साइंस लिटरेचर कुछ होता है। एंड साथ ही साथ जो नॉमिनेटेड मेंबर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यहाँ पर भी पहले होते थे, तो अब तो ये खत्म कर दिया गया है, जिसको एंग्लो इंडियन कहते हैं। एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होता था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया है। तो ये भी नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे वो आपका इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड हो। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं होना है। साथ ही साथ जो नॉमिनेटेड मेंबर है यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो ये भी बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन? नॉमिनेटेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी तो पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो फ्रेंड्स आज हमने ये सारे डिटेल्स आपको बताए हैं एंड होप आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको जो भी प्रेसिडेंट के टॉपिक से रिलेटेड इश्यू अगर है तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आप हमें बताओ कि आपको कैसी लगी ये लेक्चर सीरीज, उस हिसाब से हम आपको और ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं आगे के लेक्चर सीरीज में। तो आप अपना प्रेम और स्नेह बना कर रखिए। हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में मैकेनिज्म देखेंगे कि बेसिकली क्या मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। ठीक है, एक तो ये कि इलेक्टोरल कोटा हासिल करना होगा। ठीक है, एंड जब वोट पोल कर दिए गए तो फिर कैसे प्रेफरेंस को काउंट किया जाएगा। ठीक है, एंड अगर वो इलेक्टोरल कोटा हासिल नहीं किया गया तो अल्टीमेटली क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड फिर कैसे इलेक्शन होगा वो सब हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कोटा वोट तो हमने डिस्कस कर लिया है कि टू विन द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 50% ऑफ द टोटल वोट कास्टेड +1, यानी कि आपका टोटल वोट्स पोल्ड प्लस डिवाइडेड बाय आपका 1 + 1 यानी कि 2 हो गया इधर, और फिर एक और जोड़ दो आप क्वेश्चन में, तो 50% +1 बन जाता है। ठीक है, ये आपका इलेक्टोरल कोटा चाहिए। फिर हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो आगे जो लेक्चर सीरीज है आपके आसान हो जाने वाले। तो होप इतना तक तो आपको समझ में आया होगा। मैंने देखो पीडीएफ पूरा तैयार कर लिया आपके लिए। ठीक है, पावर ऑफ फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, डिप्लोमेटिक पावर क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट का है, ये सब मैंने तैयार किया आप ही के लिए है। सारे को मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा। और कुछ दिन के लिए मैं आपको इंडियन सोसाइटी के लेक्चर सीरीज पेंडिंग कर रहा हूँ, बिकॉज इससे मुझे डिस्कस करना है। सो फ्रेंड्स कैसी लग रही है आपको ये लेक्चर सीरीज, आप हमें बताओ। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो एंड आगे बढ़ते रहो। ठीक है, स्लोली एंड स्टडी वी विल विन द रेस। थैंक यू फ्रेंड्स।